आज हमारे पास 10वीं कक्षा के विज्ञान के पहले अध्याय पर आधारित कुछ बहुत अच्छे नोट्स हैं। और हमारा मिशन है कि हम इन नोट्स से सिर्फ परिभाषाएं न रटें, बल्कि वो गहरी समझ हासिल करें। बिल्कुल। जिससे पता चले कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं असल में हमारी दुनिया को चलाती कैसे हैं। मतलब हमारे खाने को पचाने से लेकर लोहे में जंग लगने तक। बिल्कुल। हम इन नोट्स की एक एक परत खोलेंगे और देखेंगे कि इन सरल से दिखने वाले समीकरणों के पीछे कितने दिलचस्प सिद्धांत छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की इस दुनिया की गहरी छानबीन से। चलिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या। नोट्स में लिखा है, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है। हाँ। और ये है भी। इसका असल मतलब बस इतना है कि जब कोई पदार्थ अपनी पहचान बदलकर कुछ बिल्कुल नया बन जाता है तो समझ लीजिए एक अभिक्रिया हुई है। जैसे दूध का दही बनना। यही कहा। ये सब इतनी आम चीजें हैं कि हम सोचते भी नहीं कि अरे इनके पीछे भी विज्ञान काम कर रहा है। तो हम अंदाजा कैसे लगाएंगे कि कोई अभिक्रिया हुई है? क्या इसके कुछ संकेत हैं? हाँ, विज्ञान में हम अंदाजा नहीं लगाते। हमारे पास कुछ पक्के संकेत होते हैं, या यूं कहिए कि सुराग होते हैं। अच्छा, ये नोट्स में दिए गए 4 प्रेक्षण। पहला है अवस्था में परिवर्तन। मतलब कोई चीज ठोस से द्रव बन जाए। दूसरा, रंग में परिवर्तन। हाँ। तीसरा, गैस का निकलना। और चौथा, तापमान में परिवर्तन। बिल्कुल। इन्हें ऐसे समझिए कि अगर आपने 2 चीजों को मिलाया और अचानक बीकर ठंडा या गर्म हो गया, या उसका रंग बदल गया, या फिर उसमें से बुलबुले निकलने लगे, तो आप लगभग यकीन कर सकते हैं कि वहां कोई रासायनिक जादू यानी एक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है। अब इन अभिक्रियाओं को लिखने का भी एक तरीका होता है, रासायनिक समीकरण। हाँ, जो कि बहुत जरूरी है। नोट्स के मुताबिक ये अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने का तरीका है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और फिर एक तीर, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो हुआ शब्द समीकरण, जो एक तरह से कहानी बता रहा है। अच्छा। लेकिन वैज्ञानिक और ज्यादा सटीक होना पसंद करते हैं, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं सूत्र समीकरण का। Mg + O2 टिड़ का निशान MgO। मतलब हम तत्वों के प्रतीकों का उपयोग करते हैं। हाँ, ये एक तरह से उनकी अपनी भाषा है। और इस भाषा के 2 मुख्य हिस्से हैं, अभिकारक जो हिस्सा लेते हैं, हाँ, और उत्पाद यानी जो नए पदार्थ बनते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या दिख रही है मुझे। क्या? ये जो समीकरण है Mg + O2 तीर का निशान MgO, इसमें बाईं तरफ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं O2, लेकिन दाईं तरफ MgO में सिर्फ एक ही है। ये तो गड़बड़ है। बहुत अच्छी बात पकड़ी आपने। और यहीं पर विज्ञान का एक सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी नियम सामने आता है। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई चीज बनाई जा सकती है और न ही मिटाई जा सकती है। अच्छा, मतलब जितना सामान लेकर आप शुरू करेंगे उतना ही सामान अंत में भी आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल। भले ही उसका रूप बदल गया हो। एकदम सही। इसका मतलब है कि तीर के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और इसी बराबरी को हासिल करने की प्रक्रिया को समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। नोट्स में इसे करने के लिए हिडन ट्रायल विधि बताई गई है, और एक काफी मुश्किल सा उदाहरण भी है। Fe + H2O goes to Fe3O4 + H2। हाँ, ये थोड़ा जटिल दिखता है। यहाँ तो सब कुछ असंतुलित है। कहाँ से शुरू करें? देखिए, सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे जटिल यौगिक को पहले पकड़ें। यहाँ वो है Fe3O4। ठीक है। इसमें 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए चलिए बाईं ओर H2O के आगे 4 लगा देते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास 4 H2O हो गए। हाँ, ये क्या, तो अब ऑक्सीजन तो दोनों तरफ 4-4 हो गए, पर अब बाईं ओर हाइड्रोजन 4 × 2 यानी 8 हो गए, जबकि दाईं ओर सिर्फ 2 हैं। कोई बात नहीं, ये एक पहेली की तरह है। अब हम दाईं ओर H2O के आगे 4 लगा देंगे तो वो 4 H2O बन जाएगा। अब हाइड्रोजन भी दोनों तरफ 8-8 हो गए। अच्छा, ऑक्सीजन संतुलित, हाइड्रोजन संतुलित, अब बस आयरन बचा है। हाँ, दाईं ओर 3 आयरन है Fe3 और बाईं ओर सिर्फ 1। तो ये तो आसान है, बाईं ओर Fe के आगे 3 लगा देते हैं। लीजिए, हो गया। हमारा अंतिम संतुलित समीकरण है 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। कमाल है। अब आप गिनकर देख सकते हैं, तीर के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणु बराबर हैं। हमने विज्ञान के सबसे बड़े नियम का पालन कर लिया है।
एक बार जब हम समीकरण को संतुलित करना सीख जाते हैं, तब हम इन अभिक्रियाओं को उनकी प्रकृति के हिसाब से अलग-अलग वर्गों में बांट सकते हैं। हाँ, जैसे कुछ में चीजें जुड़ती हैं तो कुछ में टूटती हैं। तो चलिए सबसे पहले जुड़ने वाली अभिक्रिया से शुरू करते हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। नोट्स के अनुसार संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बनाते हैं। मतलब A + B मिलकर AB बन जाते हैं। हाँ, इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया गया है जब बिना बुझे चूने यानी CaO में पानी मिलाया जाता है। हाँ, और अगर किसी ने कभी घर में पुताई के लिए चूना मिलाते देखा हो तो उन्हें पता होगा कि क्या होता है। क्या होता है? जैसे ही आप पानी डालते हैं वो बर्तन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, कभी-कभी तो पानी उबलने लगता है। अरे वाह! ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस संयोजन अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी कहते हैं, है ना? बिल्कुल, एक्सोथर्मिक। नोट्स में लिखा है कि हमारा सांस लेना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये जानना तो वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ती हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल, और इसी प्रक्रिया में गर्मी भी पैदा होती है जो हमारे शरीर को गर्म रखती है। संयोजन के ठीक उलट है वियोजन अभिक्रिया, डिकॉम्पोजिशन। जहां एक बड़ा यौगिक टूटकर छोटे-छोटे हिस्सों में बन जाता है। मतलब AB टूटकर A+B बन जाता है। और किसी चीज को तोड़ने के लिए हमेशा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। सोचिए, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए जोर लगाना पड़ता है ना? हाँ, ये तो है। रसायन विज्ञान में भी ऐसा ही है। ये ऊर्जा 3 तरह की हो सकती है: ऊष्मा, बिजली या फिर सूरज की रोशनी। अच्छा, तो इन तीनों के उदाहरण देखते हैं। ऊष्मा से होने वाले वियोजन के लिए फेरस सल्फेट को गर्म करने का क्रियाकलाप है। नोट्स कहते हैं कि हरे रंग के क्रिस्टल गर्म करने पर रंग बदलते हैं और सल्फर की गंध वाली गैस निकलती है। यानी गर्मी की ऊर्जा ने फेरस सल्फेट के बड़े अणु को छोटे-छोटे अणुओं में तोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है। हाँ, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये भी ऊष्मीय वियोजन ही है। और बिजली से वियोजन के लिए पानी का वैद्युत अपघटन का उदाहरण है। ये बहुत दिलचस्प है। जब पानी में बिजली प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें बनती हैं, और हमेशा हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन से 2 गुनी होती है। और ऐसा क्यों होता है? शायद पानी के सूत्र की वजह से। बिल्कुल, पानी का सूत्र है H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो जब ये टूटता है तो स्वाभाविक रूप से 2 गुनी हाइड्रोजन गैस निकलती है। अच्छा। यह प्रयोग पानी की संरचना को साबित भी करता है। और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन, मतलब जो सूर्य के प्रकाश से होता है। नोट्स में बताया है कि सफेद सिल्वर क्लोराइड धूप में रखने पर ग्रे हो जाता है। और इसी गुण का इस्तेमाल पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। सच में? हाँ, फोटोग्राफिक फिल्म पर सिल्वर क्लोराइड की परत होती थी। जब कैमरा का शटर खुलता और उस पर रोशनी पड़ती तो जहां-जहां ज्यादा रोशनी पड़ती वहां-वहां सिल्वर क्लोराइड टूटकर ग्रे रंग का सिल्वर बन जाता, और बस ऐसे ही तस्वीर बनती थी। ये तो बहुत ही शानदार है। अब आते हैं 2 और मजेदार अभिक्रियाओं पर, विस्थापन और द्विविस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में नोट्स में लिखा है कि इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। इसे आप एक प्रतियोगिता की तरह समझ सकते हैं। मतलब एक ज्यादा ताकतवर या ज्यादा क्रियाशील तत्व आता है और एक कमजोर तत्व को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। नोट्स में इसका क्लासिक उदाहरण दिया है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाला जाता है। कुछ देर बाद घोल का नीला रंग हल्का हो जाता है और कील भूरी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। तो लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को धक्का देकर बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। हाँ, और खुद सल्फेट के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट बना लेता है। और जो बेचारा कॉपर बाहर निकला वो कील के ऊपर एक भूरी परत के रूप में जम जाता है। 1 मिनट, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील है? क्या इसकी कोई लिस्ट होती है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, इसके लिए एक क्रियाशीलता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ये एक तरह की रैंकिंग है जो बताती है कि कौन सा धातु कितना ताकतवर है। अच्छा। इस श्रेणी में जो धातु ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले किसी भी धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है। समझ गया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ये थोड़ा जटिल लगता है। नहीं, इसे ऐसे समझिए जैसे 2 जोड़े डांस कर रहे हैं
और वे अचानक अपने पार्टनर बदल लेते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे AB और CD डांस कर रहे थे और उन्होंने पार्टनर बदलकर AD और CB बना लिया। यहाँ पर आयनों की अदला बदली होती है। इसका उदाहरण है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। जब इन दोनों के घोल को मिलाया जाता है तो एक सफेद अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसे अवक्षेप कहते हैं। हाँ, इस अदला बदली के नतीजे में बेरियम सल्फेट बनता है जो पानी में घुलता नहीं है और एक ठोस सफेद पदार्थ के रूप में नीचे बह जाता है। इसी को अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब हम अध्याय के आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, उपचयन और अपचयन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हाँ, ये दोनों प्रक्रियाएं क्या हैं? ये हर जगह हो रही हैं, हमारे शरीर के अंदर भी और बाहर भी। सीधे सीधे शब्दों में उपचयन या ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। और अपचयन या रिडक्शन इसका ठीक उल्टा है। बिल्कुल, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। और सबसे मजेदार बात ये है कि ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। अच्छा। हाँ, अगर कोई एक पदार्थ ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब उसका अपचयन हो रहा है, तो कोई दूसरा पदार्थ उस ऑक्सीजन को ले रहा होगा, मतलब उसका उपचयन हो रहा होगा। ये एक तरह का लेन देन है। और जब ये लेन देन एक ही अभिक्रिया में होता है तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सही है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलाकर ही रिडॉक्स शब्द बना है। हाँ। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आखिर में नोट्स में उपचयन के कुछ ऐसे असर बताए गए हैं जो हम रोज देखते हैं। पहला है संक्षारण। जंग लगना। हाँ, लोहे पर भूरी परत, चांदी पर काली परत या तांबे पर हरी परत चढ़ना। बिल्कुल, और ये सिर्फ दिखने में बुरा नहीं लगता। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान सिर्फ जंग लगे पुलों, जहाजों और मशीनों की मरम्मत में होता है। अरे बाप रे। हाँ, ये एक धीमी लेकिन बहुत महंगी रासायनिक अभिक्रिया है। और दूसरा उदाहरण है विकृत गंधिता, जो शायद चिप्स के पैकेट से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है। हाँ बिल्कुल, यही वजह है जिससे दिवाली के बाद रखे हुए मेवे या मठरी का स्वाद अजीब सा बासी हो जाता है। अच्छा। खाने में मौजूद तेल और वसा हवा की ऑक्सीजन के साथ उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। और इसी से बचाने के लिए चिप्स बनाने वाले पैकेट में से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। सही पकड़ा। नाइट्रोजन एक बहुत ही आलसी गैस है, वो आसानी से किसी से अभिक्रिया नहीं करती। तो वो एक सुरक्षा कवच बना लेती है। हाँ, और चिप्स को ऑक्सीजन के हमले से बचाती है, जिससे वे ताज़ा और कुरकुरे बने रहते हैं। तो ये था कक्षा 10 के विज्ञान के पहले अध्याय का सार। हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं सिर्फ किताबों में नहीं हैं, बल्कि ये हमारे चारों ओर हर पल हो रही है। बिल्कुल। इन नोट्स ने हमें एक ढांचा दिया और हमने उस ढांचे में रंग भरकर ये समझने की कोशिश की कि ये अभिक्रियाएं काम कैसे करती हैं और हमारे जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाती हूँ। हमने देखा कि समीकरणों को संतुलित करना कितना जरूरी है, क्योंकि प्रकृति में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। हाँ। लेकिन क्या प्रकृति में हर प्रक्रिया हमेशा संतुलन में रहती है, या फिर हमारी दुनिया लगातार एक रासायनिक असंतुलन की स्थिति में जी रही है, जहां हर पल कुछ बन रहा है और कुछ बिगड़ रहा है, और शायद यही असंतुलन जीवन का आधार है। इस पर सोचिए। बच्चों, साइंस तभी आसान लगती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।